Dear students, you are welcome in my online teaching classes. प्यारे विद्यार्थियों, मैं शीशपाल चौहान आप सबका अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस जिन्हें कहा जाता है वो लेके आया हूं। जिन स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये टॉपिक है तो इस वीडियो को देख के वो दे विल बी बेनिफिटेड बाय वाचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस। First is onomatopoeia. Onomatopoeia is a figure of speech very much used in literary works to create an illusion of the actual sound of the things being described. Onomatopoeia poetic works में खूब यूज होता है। कोई भी लिटरेरी वर्क्स हो तो ओनोमेटोपिया का यूज होता है। इस फिगर ऑफ स्पीच के प्रयोग करने से एक्चुअल साउंड जो किसी भी प्राणी के द्वारा किसी भी चीज के द्वारा क्रिएट की जाती है तो उसका एक इल्यूजन, एक भ्रम सुनने वाले के दिमाग में या पढ़ने वाले के दिमाग में, रीडर के माइंड में एक भ्रम सा क्रिएट हो जाता है। जब वो वर्ड वो बोलता है या सुनता है तो इल्यूजन उस शब्द का क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड थंडर क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द क्लाउड्स। फॉर एग्जाम्पल, जो थंडर वर्ड है, जब राइटर या कोई पोइट थंडर वर्ड यूज करता है तो पाठकों के दिमाग में या सुनने वाले के दिमाग में एक बादलों की तस्वीर बनती है जब वो गरज रहे होते हैं। तो वही गर्जन, वही साउंड उनके दिमाग में एकदम फ्लैश होती है। सिमिलरली वी हैव द वर्ड्स यूज्ड फॉर द इल्यूजन ऑफ द साउंड और वॉइस और नॉइस क्रिएटेड बाय द वर्ड्स लाइक रोर। उसी तरह से रोर शब्द यूज होता है लॉयन के गर्जने से, शेर गरजता है। और हाउलिंग बाय द वुल्व्स, भेड़िए हाउलिंग करते हैं। और बजिंग बाय द बीज, मक्खियां भिन भिनाती हैं। बूम बाय एन एक्सप्लोजन ऑफ सम फायरवर्क्स, तो एक्सप्लोजन जब होता है तो बूम की आवाज होती है। और थर्ड, कोई चीज ऊपर से एक गिरती है, थप देगी, कोई एक ऊंचाई से निचाई पे कोई वस्तु गिरती है तो थर्डिंग साउंड होती है। ग्रम्बलिंग बाय ह्यूमन बींग्स बुड़बुड़ाते हैं, उनकी बुड़बुड़ाने को ग्रम्बलिंग कहा जाता है। और टिक टिक, घड़ी के चलने की जो आवाज है वो भी टिक टिक की आवाज प्रोड्यूस होती है। गोंग, जब किसी बड़ी बेल को आप हिट करते हो तो गोंग प्रोड्यूस होता है। और डिंग डोंग, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ साउंड्स हैं। वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ द वर्ड्स यूज्ड अंडर द नेम ऑफ दिस लिटरेरी डिवाइस। इस लिटरेरी डिवाइस में बहुत से शब्द यूज होते हैं, उनमें से कुछ और ले लेते हैं। म्यू, बिल्लियां जब म्याऊ म्याऊ करती है तो म्यू यूज होता है। मोन, ग्रोन और मम्बल। ग्रोन क्या होते है? कराहना, कराहने की आवाज या मोर्निंग साउंड जो होती है कराहने की आवाज होती है। मम्बल, दबी आवाज में बोलना। मटर और विस्पर, ये भी दबी आवाज में बोलना, कानाफूसी जिसे कहते हैं। वूपिंग, नेल, हश, किसी को चुप कराना हो तो हश कहते हैं। और चर्निंग की आवाज, थ्रॉबिंग, स्क्रीच, चैटर। एग्जाम्पल कुछ पोइट्री के ले लेते हैं। He saw nothing and heard nothing, but he could feel his heart throbbing. And then he heard the clank on stone and leaping, dropping clicks of a small rock falling. इसमें थ्रॉबिंग यूज किया गया है। हार्ट थ्रॉब करता है, पल्स चलती है, थ्रॉबिंग होती है, दिल की धड़कन के लिए यूज किया गया है। और क्लैंक, जब किसी लोहे को, स्टील या किसी धातु को पत्थर के साथ टकराते हो जो साउंड क्रिएट होती है वो क्लैंक होती है। और ड्रॉपिंग क्लिक्स ऑफ ए स्मॉल रॉक फॉलिंग, जब रॉक टूटती है तो वो क्लिक्स की आवाज आती है। तो ये लाइंस जो थी अर्नेस्ट हेमिंगवे, एक फेमस राइटर हैं, उनकी क्रिएशन फॉर होम द बेल टोल्स में से ली गई है। नेक्स्ट लाइन है द क्लिक अपॉन देमसेल्व्स, और एज द ब्रीज राइजेस द एंटर्न मैनी कलर्ड, एज द स्टर क्रैक्स एंड क्रेजीज देयर एनामल। ये बर्चेज पोइम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उस पोइम की लाइन्स है। बर्चेज एक पेड़ होता है जो लचीला पेड़ होता है जिसको झूला बना के झूला जा सकता है। तो उस पे जब बर्फ जम जाती है उसकी पत्तियों पे एक एनामल सा बन जाता है, तो जब वो हिलती है हवा में, हवा उन पत्तियों को हिलाती है या टहनियों को हिलाती है, तो जो साउंड क्रिएट होती है क्रैकिंग साउंड
साउंड क्रिएट होती है बर्फ के टूटने से, उस साउंड को यहाँ पे दिखाया गया है। अब लेते हैं सेकंड डिवाइस इज एसोनेंस। एसोनेंस क्या होती है? एसोनेंस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सम वर्ड्स बिगिनिंग विद और हैविंग द सेम वाउल साउंड्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। और एसोनेंस तब प्रोड्यूस होती है जब कुछ शब्दों में जो बिगिनिंग साउंड होती है सेम वाउल साउंड से शुरू हो या उनके बीच में सेम वाउल साउंड डोमिनेट कर रही हो, और ऐसे शब्द या तो आगे पीछे होते हैं या फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पे मिलेंगे। द पर्पस ऑफ द पोएट और द राइटर बाय यूजिंग एसोनेंस इज टू प्रोड्यूस रिदम एंड म्यूजिक इन द लाइन्स। और जो भी राइटर या पोइट एसोनेंस प्रोड्यूस करता है तो उसका पर्पस क्या होता है कि उसकी पंक्तियों में एक रिदम और म्यूजिक क्रिएट हो। इन एसोनेंस द वाउल साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लेटर्स मैटर। एसोनेंस में जो वाउल साउंड प्रोड्यूस होती है वो मैटर करती है, उसका महत्व होता है। लेटर्स का इतना महत्व नहीं होता है। जिन लेटर्स के द्वारा वो वाउल साउंड क्रिएट होती है वो दोज आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, but the sound is important. There is a slight difference between assonance and consonance that should be noted by you. In consonance, consonant sound dominates, and in assonance, vowel sound dominates. It is that the consonance is produced by the repetition of the consonant sounds, and while assonance is produced by the repetition of the vowel sounds. Consonance कॉन्सोनेंट साउंड्स के रिपीट करने से प्रोड्यूस होती है और एसोनेंस वाउल साउंड्स के रिपीट करने से प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल, रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। कहाँ से लिया? डू नॉट गो जेंटल इनटू द गुड नाइट, रिटन बाय डायलन थॉमस की ये पोएम है, डू नॉट गो जेंटल इनटू द गुड नाइट। तो इसमें ए साउंड डोमिनेट कर रही है, रेज एज रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। पहले दो शब्दों में रेज रेज में ए साउंड, ए डिप्थोंग डोमिनेट करता है, और सेकंड में आई डाई डाइंग और लाइट में आई साउंड डोमिनेट कर रही है। सी द लॉन्ग साउंड ओ इन द फॉलोइंग लाइन्स। नीचे वाली पंक्तियों में देखिए कि किस तरह से ओ साउंड डोमिनेट करती है। पोइट्री इज ओल्ड, एंशंट, गोज बैक फार. It is among the oldest of living things, so old it is that no man knows how and why the first poem came. तो इसमें old goes back far के बाद goes में o sound dominate कर रही है, और oldest of living things में oldest o sound, then old again, so old it is, फिर no में o sound आ गई, और why the first poem came, तो इस तरह poem पे फिर o sound dominate कर। तो ओ साउंड ये वाउल साउंड है तो एसोनेंस हुई। आई लाई डाउन बाय द साइड ऑफ माई ब्राइड। द साउंड ऑफ आई लाई, लाई में आई साउंड है, साइड में आई साउंड है, ब्राइड में आई साउंड है। तो ये सारे एग्जाम्पल एसोनेंस के थे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। इन द फॉलोइंग लाइन द लॉन्ग आ साउंड प्रोड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एसोनेंस। Hear the lark and harden to the barking of the dark fox gone to ground. तो lark, harden और barking और dark, इनमें सभी में आ साउंड डोमिनेट कर रही है। Let's take irony. अब irony लेते हैं, बहुत ही important डिवाइस है। राइटर्स, पोइट्स, ड्रामेटिस्ट खूब यूज करते हैं। विलियम शेक्सपियर के प्लेस और ग्रीक ट्रेजेडी में तो आयरनी का बहुत अधिक यूज हुआ है। When the speaker intends something and in reality it happens just opposite to it, that is called irony. जब बोलने वाला अपने मन में कुछ अलग सोचता है और रियलिटी में, वास्तविकता में कुछ और घटित होता है, then it becomes irony. ये irony का एग्जाम्पल है, जिसमें भी found in the use of words giving just opposite effect और meaning to what the speaker has thought or wished. शब्दों में भी irony हो सकती है, स्टेटमेंट में हो सकती है। जब बोलने वाला कुछ शब्द यूज करता है और उनका इफेक्ट उसके मीनिंग से, जो वो चाहता है, उससे बिल्कुल विपरीत इफेक्ट पड़ता है, तो वो irony बन जाती है। We find the use of dramatic irony in plenty in Shakespeare's plays and in Greek tragedy also. जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, विलियम शेक्सपियर के प्लेज में और ग्रीक ट्रेजेडी में irony का खूब यूज होता है। There are three types of irony: verbal irony, situational irony and dramatic irony. तो सबसे पहले हम वर्बल आयरनी ले लेते हैं। वर्बल आयरनी क्या होती है?
In verbal irony, the speaker intentionally uses the words which he does not really mean to say. बोलने वाला ऐसे शब्द यूज करता है जिनका प्रभाव दूसरे पे जो पड़ेगा वो बिल्कुल नहीं चाहता, उसका विपरीत उसका मतलब होता है। जैसे आप किसी को कहते हो कि आप तो बहुत ही विद्वान हो, आप बहुत ही हैंडसम हो, परंतु आपका मन ये कह रहा है कि हैंडसम नहीं, जबकि व्यक्ति आपको हैंडसम नहीं लग रहा, व्यक्ति आपको विद्वान नहीं लग रहा, फिर भी आप उसको कहते हो आप तो बहुत ही ग्रेट पर्सन हो, ग्रेट पर्सनैलिटी हो, ग्रेट scholar हो, you are very handsome, you are very beautiful, but you do not intend to say that the person you are speaking to is great scholar for you, or the person you are speaking to is a handsome person or a beautiful person. You just intend to say the opposite of it. आपके दिमाग में बिल्कुल opposite meaning है उसका. The listener is flattered at your words. जब आप वो शब्द कहते हो, किसी को महान कहते हो, किसी को एक बहुत बड़ा विद्वान कहते हो, वो व्यक्ति एकदम खुश हो जाता है अपनी प्रशंसा सुन के, जबकि आप मन ही मन में मुस्कुरा रहे होते हैं कि विद्वान है नहीं, देखो खुश हो गया। और सुनने वाले जो आसपास के लोग हैं जिनको आप सुनाना चाहते हो कि उसकी बेइज्जती करना चाह रहे हो एक किस्म से, तो वो भी मन ही मन में सुन के हंसते हैं, क्योंकि वो रियलिटी जानते हैं कि ही इज़ नॉट रियल स्कॉलर and the person is not really handsome or beautiful, but the person you are speaking to, you are appreciating in exaggerated way. अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा के आप शब्द यूज करके उसकी प्रशंसा कर रहे हो, वो व्यक्ति खुश होता है। तो ये जो इफेक्ट क्रिएट होता है ये वर्बल आयरनी का है। यहाँ पे एक बात है कि वर्बल आयरनी एक सार्काज्म जैसी लगती है, एक व्यंग लगता है कई बार, बट व्यंग में क्या होता है, आदमी डायरेक्ट हिट करता है, किसी को पिंच करने के लिए, किसी को इरिटेट करने के लिए वो डायरेक्टली गएगा, वो शब्द वो डायरेक्ट यूज करता है, वो आयरनी नहीं होता है। आयरनी एक इनडायरेक्ट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए प्रयोग की जाती है। If you say you are a great scholar to someone and in your opinion you intend to make fun of the person only to please yourself, or you may intend to please others, while the person for whom you have uttered the words is rather flattered and pleased at your words, it is an example of verbal irony. तो ये वर्बल आयरनी का एग्जाम्पल होता है। जिस व्यक्ति के लिए आपने वो शब्द यूज किए गए, जिसको आपने कहा यू आर ए ग्रेट स्कॉलर, और वो व्यक्ति खुश हो जाता है और सुनने वाले मन ही मन में मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि वो रियलिटी जानते हैं, परंतु वो भ्रमित है कि वो बहुत बड़ा स्कॉलर है, और आप उसको जान जान के कहते हो, उस पर मजाक क्रिएट करने के लिए इरादे से कहते हो कि यू आर ए ग्रेट स्कॉलर, कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हो। डिफरेंस बिटवीन वर्बल आयरनी और सार्काज्म में मैंने वैसे तो बता दिया है। द डिफरेंस बिटवीन irony and sarcasm. In sarcasm, mostly the person directly hits the listener to cause pain or insult to the listener by using verbal irony. सार्काज्म में डायरेक्ट हिट होती है, डायरेक्टली सुनने वाले को भी पता होता है, तभी वो तिलमिलाता है, परंतु आयरनी में सुनने वाला तिलमिलाता नहीं है, वो खुश होता है, बल्कि उसे नहीं पता कि सामने वाला उसका मजाक उड़ा रहा है। अब लेते हैं सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी बहुत यूज होती है स्टोरीज में, ड्रामाज में सिचुएशनल आयरनी यूज होती है। Ironies may occur in stories also. For example, in the story The Tiger King, a living tiger could not kill the king, but a wooden tiger happened to be the cause of his death, the king's death. कहानी टाइगर किंग आपने पढ़ी होगी +2 में। इसमें क्या होता है, राजा के बारे में भविष्यवाणी की गई है, फोरटेलिंग है कि उसको एक जीवित टाइगर उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, परंतु रियलिटी में क्या होता है, जीवित टाइगर उसे नहीं मार पाता, एक लकड़ी का बना हुआ टाइगर उसकी मौत का कारण बनता है। तो ये सिचुएशनल आयरनी है। In simple words, we may say that the use of irony highlights the difference between the appearance and the reality of things. तो सिचुएशन आयरनी रियलिटी और अपीयरेंस में डिफरेंस क्रिएट करती है। जो दिखता है वो नहीं होता, और जो नहीं होता वो होता है। तो ये सिचुएशनल आयरनी होती है। जैसे कोई व्यक्ति आपको बहुत दानवीर लगता हो, बहुत ही दयालु, बहुत ही अच्छा लगता हो, परंतु रियलिटी में वो ना हो, रियलिटी में बाद में पता लगे कि दैट वाज ए क्रूअल टाइप ऑफ पर्सन, दैट वाज ए हिपोक्रिट टाइप ऑफ पर्सन, कि वो तो ढोंगी आदमी था।
तो ये सिचुएशनल आयरनी है। In simple words, we may say that the use of irony highlights the difference between the appearance and the reality of things. तो सिचुएशन आयरनी रियलिटी और अपीयरेंस में डिफरेंस क्रिएट करती है। जो दिखता है वो नहीं होता और जो नहीं होता है वो होता है। तो ये सिचुएशनल आयरनी होती है। जैसे कोई व्यक्ति आपको बहुत दानवीर लगता हो, बहुत ही दयालु, बहुत ही अच्छा लगता हो, परंतु रियलिटी में वो ना हो। रियलिटी में बाद में पता लगे कि दैट वाज ए क्रूअल टाइप ऑफ पर्सन, दैट वाज ए हिपोक्रिट टाइप ऑफ पर्सन, कि वो तो ढोंगी आदमी था। तो ये सिचुएशनल आयरनी होती है। ड्रामेटिक आयरनी लेते हैं। आयरनी बिकम्स ड्रामेटिक व्हेन द ऑडियंस नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड द कैरेक्टर्स डू नॉट नो। ड्रामेटिक आयरनी तब बनती है जब ऑडियंस जो होती है, देखने वाले दर्शक या फिर पढ़ने वाले जानते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे आप फिल्म देख रहे हो, आपको पता है कि इसका अंत क्या होगा, इस करेक्टर का अंत क्या होने वाला है। रियलिटी में ये कितना भ्रमित करेक्टर है और आप उसके एंड को जान जाते हो पहले से ही। वो ड्रामेटिक आयरनी बन जाती है। करेक्टर भ्रम में जीता है, करेक्टर को पता नहीं होता कि उसका क्या होने वाला है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल रियलिटी में मिलेंगे और आपको ड्रामास में मिलेंगे, स्टोरीज में, इवन स्टोरीज में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन एक्ट 1 सीन 4, किंग डंकन सेज ही ट्रस्ट्स मैकबेथ। ये मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है मैकबेथ। और इसमें सीन 1 एक्ट 4 में किंग डंकन मैकबेथ के घर में आता है और मैकबेथ के बारे में वो कहता है कि उस पर बहुत ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है। बट द ऑडियंस नोज व्हाट मैकबेथ इंटेंड्स एंड व्हाट ही इज गोइंग टू डू टू द किंग इन नियर फ्यूचर। ऑडियंस को पता है, रीडर को पता है कि मैकबेथ किंग डंकन के साथ क्या करने वाला है और डंकन कितना उसके घर की प्रशंसा करता है कि यहाँ पे कितनी शांति है, चिड़ियों ने घोंसले बना रखे हैं, कितना सुरक्षित है वो घर उसका। जबकि उसी घर में मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर करता है। तो ये ड्रामेटिक आयरनी होती है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी। अब फोर्थ डिवाइस लेते हैं एलिजी। एलिजी इज ए पोएम of having serious thought, especially written in memory of lamentation at the death of someone very close to the person. एलिजी एक कविता होती है, कविता का रूप होता है। सीरियस थॉट उसमें डिस्क्राइब किया गया होता है, किसी के शोक में लिखी जाती है, किसी की डेथ, जो लेखक के, जो पोएट के बहुत करीब होता है, उसकी मौत पे लिखी जाने वाली पोएम को एलिजी कहा जाता है। लेमेंटेशन क्या होती है? वीपिंग, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। कवि अपने मन का ग्रीफ, जो दुख होता है, उसको अपनी पोएम लिख के, पोएम को गा के एक्सप्रेस करता है। और एलिजी इज मोस्टली रिटन इन एलिजियक मीटर। मीटर भी उसका एलिजियक होता है, जिसमें एलिजी के लिए जो सूट करता है, जिससे जो फीलिंग्स हैं वो और अधिक इंटेंसिफाई हो जाए, दुख की, लेमेंटेशन की, ग्रीफ की फीलिंग और अधिक बढ़ जाए। इस तरह का मीटर यूज किया जाता है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलिगस। एलिगस से ये शब्द लिया गया है, जिसका अभिप्राय लेमेंट करना होता है, अफसोस करना होता है या दुख प्रकट करना होता है। एलिजी इज कंपोज टू ऑनर द लाइफ ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल ऑफ हाई इंपॉर्टेंस टू द पोएट, सोसाइटी और द नेशन। एलिजी न केवल एक व्यक्ति के बारे में होती है जिसको कवि बड़ा मानता है, बहुत अपने पास मानता है, जिसे अपना मित्र, जिस पे उसे बहुत अधिक दुख है, बल्कि एक सोसाइटी के बारे में भी एलिजी लिखी जा सकती है और किसी राष्ट्र के बारे में भी एलिजी लिखी जाती है। इन द एलिजियक कपलेट, ईच कपलेट कंसिस्ट ऑफ ए हेक्सामीटर वर्स फॉलोड बाय ए पेंटामीटर वर्स। ये टेक्निकल बात है। एलिजियक जो कपलेट होता है उसमें हेक्सामीटर वर्स होती है, जिसके बाद पेंटामीटर की वर्स फॉलो करती है। It has its origin in classic Greek and Latin literature, और इसका ओरिजिन ग्रीक और लैटिन लिटरेचर में पाया जाता है। In which it addressed various subjects including love, sorrow and politics characterized by their metric form। ग्रीक और लैटिन लिटरेचर में ये पाई जाती हैं और हेक्सामीटर फॉलोड बाय पेंटामीटर वर्स मिलती हैं और एक्सप्रेशन लव का, सॉरो का, पॉलिटिक्स का उनमें पाया जाता है। तो ये सारी, ये टेक्निकल बात है जिसको आप वैसे ही लर्न कर सकते हैं।
The elegies were written in ancient time in Greece in elegiac couplet. ग्रीस में elegiac couplet में elegies लिखी जाती थी alternative hexameter with pentameter lines. But in English literature, particularly since the 16th century, an elegy has come to acquire the status of a poem of lamentation on the death of someone. तो अंग्रेजी साहित्य में तो ये एक पोएम बन गई जो किसी की डेथ पे लिखी जाती है. द पोएट चूजेज द मीटर अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट. अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ही मीटर का सिलेक्ट किया जाता है. कवि के द्वारा मीटर का सिलेक्शन किया जाता है. पेस्टोरल एलिजी क्या होती है? इन दिस फॉर्म ऑफ एलिजी द सब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग द ट्रेडिशनल कन्वेंशन. जो पेस्टोरल एलिजी होती है उसमें जो सब्जेक्ट होता है पोएम में ट्रेडिशनल कन्वेंशन के अनुसार ही होता है. जो There is an idealized shepherd in idealized pastoral background. It follows a formal pattern. इसमें क्या होता है? जैसे विषय जो सब्जेक्ट है वो एक शेफर्ड है, एक चरवाहा है, तो बैकग्राउंड भी उसी तरह की होगी. पेस्टोरल बैकग्राउंड होगी, आइडियलाइज्ड बिल्कुल जैसे चरवाहे जिस बैकग्राउंड में रहते हैं वही बैकग्राउंड पोएम में दिखाई जाती है. इट फॉलोज ए फॉर्मल पैटर्न. सारा पैटर्न जो होता है वो सारा फॉर्मल होता है. It begins expressing grief and the muse is also invoked to help the poet express his grief appropriately. जब pastoral elegy begin होती है, शुरू होती है, तो सबसे पहले कवि म्यूज कौन होती है? म्यूज इज द गॉडेस ऑफ पोइट्री. तो गॉडेस ऑफ पोइट्री को इन्वोक किया जाता है, मतलब उसको याद किया जाता है कि मैं एक एलिजी लिखने जा रहा हूँ. उसको प्रेरणा लेने के लिए कभी म्यूज को याद करते हैं, गॉडेस ऑफ पोइट्री को याद करते हैं. जैसे सरस्वती वंदना इन हिंदू रिलीजन, दी गॉडेस सरस्वती इज द गॉडेस ऑफ लर्निंग, एजुकेशन. तो लर्निंग की देवी मानी जाती हैं, तो उनको इन्वोक किया जाता है. जब भी एग्जाम आते हैं, कोई लर्न करता है तो सरस्वती वंदना करते हैं. तो इसी तरह से म्यूज को इन्वोक किया जाता है ताकि कभी उसकी म्यूज की प्रेरणा से अपनी बात को अप्रोप्रिएटली, अपने दुख को या जो भी थीम है उसको अप्रोप्रिएटली वो एक्सप्रेस कर सके. इन ग्रीक माइथोलॉजी देयर आर 9 म्यूजेस who are called the goddess of various arts such as music, dance, poetry. ग्रीक माइथोलॉजी में 9 म्यूजेस हैं जो कला के क्षेत्र जैसे म्यूजिक है, डांस है, पोइट्री है, अलग अलग को दर्शाते हैं. The poet describes the funeral procession mourning through various objects of nature and some lines on the unkind death, and finally the poem ends up with the acceptance of the inevitable. एलिजी में पोएट फ्यूनरल प्रोसेशन को भी डिस्क्राइब कर सकता है, मॉर्निंग थ्रू वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, और अपने किसी प्यारे मित्र की डेथ पे जिस व्यक्ति की डेथ का जिक्र एलिजी में है तो उस पर अफसोस इनडायरेक्ट वे से भी व्यक्त किया जाता है. जैसे प्रकृति के थ्रू कुछ ऑब्जेक्ट दिखा के, प्रकृति की बैकग्राउंड ऐसी दिखा के जिससे प्रकट होता हो, जिससे क्लियर होता हो कि एक सैड बैकग्राउंड है. तो इस तरीके से एलिजी में बैकग्राउंड दिखाई जाती है. और फिर कुछ लाइनें डेथ के बारे में भी होती है कि डेथ कितनी अनकाइंड होती है, कितनी क्रूअल होती है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय में अनटाइमली ले जाती है. और अंत में कवि एक्सेप्टेंस करता है, इनएविटेबल जो होता है कि डेथ अटल है, ये तो सभी को आनी है. तो इस तरह की एक्सेप्टेंस की फिलॉसफी भी एलिजी में देखने को मिलती है. जॉन मिल्टन का लिसिडास है जो 1638 में लिखी गई थी, इज एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलिजी. ये जॉन मिल्टन की पोएम लिसिडास ये पेस्टोरल एलिजी की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, विच वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ किंग एडवर्ड, हिज कॉलेज फ्रेंड. जॉन मिल्टन के कॉलेज के फ्रेंड किंग एडवर्ड रहे हैं, तो उनकी मौत पे, उनकी डेथ पे ये पोएम लिखी गई थी. ए फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ पेस्टोरल एलिजीज आर, जैसे एडनाइस है 1821 में लिखी गई पीबी शेले के द्वारा. ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स was a famous romantic poet like P.B. Shelley, and he was one among the 5 great romantic poets: William Wordsworth, S.T. Coleridge, P.B. Shelley, John Keats, and fifth is Lord Byron. These were 5 great romantic poets. Thayer says ये 1867 में
मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी थी, जो विक्टोरियन पोइट हुए, और ही रोट दिस पोएम एट द डेथ ऑफ आर्थर ह्यू क्लॉफ। और एक बहुत ही फेमस एलिजी है रिटन बाय थॉमस ग्रे, एंड एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड 1751 में पब्लिश हुई थी, थॉमस ग्रे ने लिखी है। तो इट्स ए ट्रिब्यूट पेड बाय द पोएट टू द जनरेशन ऑफ द हम्बल एंड अननोन विलेजर्स बuried in the cemetery of the village churchyard। तो इस पोएम में कवि ने गांव के जो पुअर अननोन विलेजर्स हैं, गरीब लोग हैं गांव के, दैट इज ए ट्रिब्यूट पेड टू द जनरेशन ऑफ द हम्बल एंड अननोन विलेजर्स। In literature, dirge, monody and lament are variations of almost the same theme। तो एलिजी की वेरिएशंस भी हैं, डर्ज है, थरौंडी है, मोनोडी है और लेमेंट है। ये भी एक किस्म से उसी तरह की थीम से डील करती हैं, और जनरली ये शॉर्टर होती है वर्जन। दीज आर शॉर्टर वर्जन्स ऑफ एलिजी। एलिजी की छोटे छोटे रूप होते हैं। To conclude, we may say that the genre of elegy has not remained static. Rather, it went through the process of evolution. It has broadened its range. तो ये जो एलिजी का जॉनर है, ये एक जैसा नहीं रहा, धीरे धीरे प्रोसेस में रहा, एवोल्यूशन हुआ, इसमें विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई और इसकी रेंज बढ़ती चली गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज ये एलिजी तक कुछ टॉपिक्स लिए आप सबके लिए। तो 4 डिवाइसेस हमने आज लिटरेरी डिवाइसेस आप सबके सामने डिस्कस की हैं। कुछ और डिवाइसेस लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।